इजराइल और हमास के लड़ाई में कुछ मुस्लिम देश हमास का समर्थन कर रहे हैं, जिसमें कुछ या तो खुला समर्थन हमास को दे रहे हैं और कुछ अप्रत्यक्ष तौर पे समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा संकट इन देशों के ऊपर मंडरा रहा है, जिसके बारे में इनको अंदाजा भी नहीं है कि उस संकट से इनको कितना नुकसान हो सकता है। आप लोग याद कीजिए, अमेरिका या फिर जितने भी बड़े देश हैं, उन्होंने जब भी लड़ाई लड़ी है वो किसी और देश में जाते हैं। याद कीजिएगा, अफगानिस्तान में आज जो हालत है, अफगानिस्तान पिछले 30 साल से युद्ध और जंग की आग में जल रहा है। वहां पे दो देश लड़ रहे थे, एक तरफ अमेरिका था तो दूसरी तरफ रूस था। और अब यही मामला पूरे मिडिल ईस्ट की तरफ बनते हुए दिख रहा है। एक तरफ इजराइल के समर्थन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा जैसे देश आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में रूस, चीन और ईरान जैसे मुल्क आ रहे हैं। अब आप लोग इसका अंदाजा लगाइए कि एक तरफ अमेरिका ने अपने जंगी जहाज को, जो गल्फ कंट्री है, उनके समंदर में खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ रूस ने भी अपने मिसाइल बेड़े को उन्हीं इलाके में तैनात कर दिया है। जबकि कल की खबर है कि चीन ने भी अपने 2 बड़े जंगी जहाज उन्हीं समुद्री इलाकों में उतार दिए हैं जिस तरफ ये लड़ाई चल रही है। उसके बाद रूस का एक बयान आया कि उसने ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के जहाज को इंटरसेप्ट किया है, जो कि जहाज फिलिस्तीन की तरफ जा रहा था। जबकि चीन के तरफ से ये न्यूज आई कि चीन की तरफ से कहा गया कि कनाडा के जहाज को चीन की खुफिया एजेंसी ने इंटरसेप्ट किया है। यानी अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो मरेगा कौन? क्या अमेरिकी मरेंगे, या फिर चाइनीज मरेंगे, या फिर रूसी मरेंगे, या फिर जो फ्रांस वाले हैं वो मरेंगे? इनमें से कोई नहीं मरेगा। मरेंगे वही मुसलमान जो उस गल्फ कंट्री में रहते हैं। इसी वजह से आप लोग देखिए, सबसे बुद्धिमानी वाला काम अगर किसी ने किया है तो वो सऊदी अरब और यूएई ने किया है, क्योंकि माना जाता है कि सऊदी अरब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का नेता है। ऐसे में सऊदी अरब का स्टैंड बहुत मायने रखता है। उनको ये बात अच्छे से पता है कि अगर ये लड़ाई भड़कती है तो इसमें जान जो जाएगी वो उन्हीं देश के नागरिकों की जाएगी ना। आप लोग देखिए ना, अफगानिस्तान में जो मरने वाले लोग थे उसमें 95% लोग अफगानी ही थे। अमेरिकी नहीं मर रहे थे अफगानिस्तान में, रूसी नहीं मर रहे थे, लेकिन लड़ कौन रहा था? अमेरिका और अफगानिस्तान। अब अमेरिका और रूस लड़ रहे थे आपस में। तो यहां पे ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो गई है पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में। आप समझिए, लेबनान हो, सीरिया हो, तुर्की हो, इजिप्ट हो, इसके अलावा जो और अगल बगल में कतर, दोहा, यमन, ये सब जो इलाके हैं, इन इलाकों में कौन रहता है? मुस्लिम आबादी रहती है। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो वहीं पे अमेरिका हमला करेगा, वहीं पे रूस जवाब देगा, वहीं पे ब्रिटेन जवाब देगा, वहीं पे चाइना लड़ेगा, तो मरेगा कौन? वहां पे जो रहता है वही मरेगा। इसमें बाहर के लोग नहीं मरने वाले हैं। तो ये एक बड़ा मिस्टेक जो है ना, वो मुस्लिम देश करते नजर आ रहे हैं, जो ये ट्रैप में फंस रहे हैं। आज तक आप लोग अमेरिका का इतिहास उठा के देखिए, उसने कभी भी अपनी जमीन पे कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ रहा था अमेरिका, तब भी वो अपने एक गुलाम देश में लड़ रहा था। अमेरिका का गुलाम हुआ करता था साउथ और नॉर्थ कोरिया, उस समय एक ही थे, कोरिया प्रायद्वीप में अमेरिका लड़ रहा था। किससे लड़ रहा था? जापानियों के खिलाफ लड़ रहा था। वरना आप देखिए, जापान और अमेरिका के बीच में कितनी लंबी दूरी है। वैसे ही जब अमेरिका को लड़ना था रूस से, तो उसने कहां लड़ाई करी? अफगानिस्तान में लड़ाई करी। इसके अलावा अमेरिका को जब अपने कोई नए यंत्र तंत्र टेस्ट करने होते हैं तो वो किसी देश के ऊपर इल्जाम लगा देता है कि ये देश केमिकल हथियार रख के बैठा है और ये देश दुनिया के लिए खतरा है। तो अमेरिका इस तरीके से लगातार दुनिया के अलग अलग देशों पे हमला करता है। उसको बस एक मौका चाहिए होता है।
उसको मतलब आप समझिए कि कोई उस पे डायरेक्ट हमला करे ना करे, उससे उसको मतलब नहीं है। उसको मौका चाहिए कि इस देश के पास केमिकल वेपन है, इस देश के पास परमाणु बम बनाने की क्षमता विकसित हो गई है, उसको हमें खत्म करना है। आप लोग याद कीजिए सद्दाम हुसैन को खत्म करने के लिए किस तरीके का पैंतरा अमेरिका ने अपनाया। उसने कहा कि जो इराक है इसके पास केमिकल हथियार है जो कि पूरे मानवता पे खतरा है, और उसने पूरे इराक को नष्ट कर दिया। पूरा इराक जो है खंडहर में बदल गया अमेरिका की वजह से। सीरिया में इस्लामिक स्टेट वाला मामला हुआ और सीरिया में उसने यही हाल किया, सीरिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वैसे ही आप लोग देखिए सऊदी अरब में अमेरिका के लोग थे और वो लोग यमन में जो हुती विद्रोही हैं उनके खिलाफ अभियान चला रहे थे। यानी अमेरिका दुनिया के दूसरे कोने में हमेशा एक लड़ाई लड़ रहा होता है जिसमें उसका फायदा होता है, और मरता कौन है? उस देश के नागरिक ही मरते हैं। तो यानी अगर ये लड़ाई बढ़ जाती है तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुस्लिम समुदाय को ही होने वाला है। आमतौर पे लोग कहते हैं, अब जैसे देखिए भावनाएं तो होती है ना, भावनाओं का क्या है। अब देखिए भारत में ही बहुत सारे लोग हैं कहते हैं भैया इजराइल ने ये गलत किया, हमास को ये करना चाहिए, फिलिस्तीन को वो करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये समझिए कि ये जियो पॉलिटिक्स है, इसमें ना ये गली मोहल्ले का वो गुल्ली डंडा नहीं है। समझिए इस बात को, हमास के पीछे पूरी इस्लामिक कंट्री बैक कर रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल के पीछे पूरा वेस्टर्न कंट्री खड़ा है, और इसका नतीजा समझिए नुकसान किसको? अरे मैं कह रहा हूं मेरे जेब में 1000 रुपए थे, वो गिर जाए, मुझे उसका दुख नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं जिंदा हूं, मैं फिर 5000 कमा लूंगा, 10,000 कमा लूंगा, 50,000 कमा लूंगा। लेकिन अगर मेरा ही नुकसान हो जाए, मैं ही अगर अपाहिज हो जाऊं मतलब किसी भी तरीके की दुर्घटना में, तो फिर क्या होगा? फिर तो यही होगा ना कि मैं फिर वो कभी जिंदगी में नहीं कमा पाऊंगा। सेम यही अमेरिका करता है। अमेरिका का फॉर्मूला यही है कि बम बारूद हमारे चले जाएंगे, पैसे खर्चा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश पे ये हमला नहीं होना चाहिए, ये लड़ाई जो है वो अपने देश में नहीं लड़ी जानी चाहिए, दूसरे देश में लड़ो ताकि जो आदमी मरेंगे उधर ही मरेंगे। अपने कुछ सैनिक हो जाएंगे हताहत, लेकिन ज्यादातर लोग मरेंगे दूसरे देश के ही मरेंगे। अब यहां पे भी सेम यही चीज नजर आ रही है, जिसका नुकसान पूरे इस्लामिक कंट्री को हो सकता है। खास तौर पे मैं आपको बता दूं जो इजराइल से सटे हुए देश हैं, जिनमें लेबनान हो गया। अब लेबनान के बारे में क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ से हमास और दूसरी तरफ से लेबनान का हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, वो उन पे हमला कर रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जब उन देशों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जैसे लेबनान में तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ना कि वहां आजादी की कोई लड़ाई चल रही हो या फिर कोई अलग देश की मांग चल रही हो कि वहां पे हिजबुल्लाह जैसा एक आतंकवादी संगठन बैठा है। अच्छा, लेबनान की पूरी सरकार हिजबुल्लाह को समर्थन दे रही है कि आप इजराइल पे हमला करो, यानी लेबनान बैकडोर से पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि जितने भी हथियार अभी हमास के पास आ रहे हैं उनमें ज्यादातर सप्लाई ईरान की तरफ से जा रही है, ईरान भी शामिल हो गया। सीरिया जो उसका बगल का देश है, तुर्की बगल का देश है, इजिप्ट बगल का देश है, इन देशों में बड़े मात्रा में प्रदर्शन हो रहे हैं कि आप हमास का समर्थन करो, फिलिस्तीन का समर्थन करो। फिलिस्तीन का समर्थन तो जायज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां हो जाती है कि जब ये लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन या फिर इजराइल और हमास से आगे बढ़ेगी तो इसका सारा नुकसान गल्फ कंट्री को ही उठाना होगा। भले यहां पे हमारे देश में बहुत सारे सिंपैथाइजर लोग हैं जो हमास और फिलिस्तीन हिजबुल्लाह के बारे में कह रहे हैं बहुत अच्छा, सही है, हम फंड दे रहे हैं, हम चंदा दे रहे हैं, लड़ाई करो लड़ाई करो। अरे लड़ाई करने के लिए जान बची रहनी चाहिए। और जैसे ही रूस की एंट्री हुई है, रूस ने अपने युद्धपोत भेजे हैं, जंगी बेरा भेजा है, एक तरफ से अमेरिका ने अपना जंगी बेरा भेजा है, चाइना ने अपना जंगी बेरा भेज दिया है। मान लीजिए इन तीनों में से किसी ने एक फायर कर दिया, उसके बाद सारी लड़ाई अलग अलग देशों में वही फैल जाएगी और ये सब देश मिलकर वही लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी चाइना के अंदर लड़ाई नहीं होगी, कोई भी रूस के अंदर लड़ाई नहीं होगी, कोई भी अमेरिका के अंदर लड़ाई नहीं होगी। इन तीनों की लड़ाई ही नहीं है, इन तीनों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये लोग तीसरे चौथे देश में जाके लड़ाई लड़ेंगे और वहां की आम जनता परेशान होगी, खत्म होगी
और ये बेसिक चीज कुछ ऐसे मतलब मंद बुद्धि टाइप के, भैंस बुद्धि टाइप के लोग हैं जिनको समझ में नहीं आती है और वो लोग समर्थन करने लगे, जय हो जय हो जय हो जय हो, मारो मारो मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चीज भी समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है मिडिल ईस्ट में। इस लड़ाई को केवल इजराइल और हमास तक अब नहीं देखा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल देखिए, अगर उस इलाके में अभी तक कोई एक देश जो बचा है, 2 देश बचे हैं खास तौर पे जो अभी तक पूरे गल्फ रीजन में जिन्होंने स्टेबिलिटी दी है, वो है एक सऊदी अरब और दूसरा यूएई। इन दोनों देशों का क्लियर स्टैंड है कि वो हमास के खिलाफ हैं, लेकिन फिलिस्तीन के साथ हैं। हमास के खिलाफ होने का मतलब ये नहीं है कि कोई फिलिस्तीन के खिलाफ हो जाएगा, या फिर फिलिस्तीन का समर्थन कर देने का मतलब ये नहीं है कि कोई हमास की गतिविधियों का समर्थन कर देगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इजराइल जो है वो आतंकवाद फैला रहा है। अरे भाई, इजराइल आतंकवाद फैला रहा है। इजराइल ने तो लगभग 20 साल पहले गाजा के इलाके को छोड़ दिया था कि वो अब वहां पे नहीं जा पाएगा, नहीं जीत पाएगा, उसने छोड़ दिया था। अभी जो हमला हुआ है हमास की तरफ से हुआ है। कहा यह जाता है कि हमास लड़ाई में जो सिविलियंस हैं उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे यूज करता है, यानी कि आतंकवादी अपने आगे बच्चे को, महिलाओं को खड़े कर देते हैं कि चलो तुम गोली चलाओ, पहले यही लोग मरेंगे। इससे इंटरनेशनल प्रेस में फोटो छपेगी कि सामने की सेना ने बच्चों को मार दिया, महिलाओं को मार दिया और ये वार क्राइम हम लोग डिक्लेयर करेंगे। लेकिन फैक्ट यही है कि इसमें अब एक बड़ी दरार अलग अलग देशों में तो दिख ही रही है, लेकिन ये लड़ाई अगर फैल गई ना तो यकीन मानिए इस दुनिया का नक्शा पॉलिटिकल तौर पे और ज्यादा बदलने वाला है। क्योंकि अफगानिस्तान में जो चीज हमने देखी है, आप लोगों ने अफगानिस्तान में जो ये तालिबान को किसने खड़ा किया था? अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा किया था अमेरिका ने खड़ा किया था। किसके खिलाफ खड़ा किया था? रूस के खिलाफ खड़ा किया था। वहां पे दोनों देश लड़ रहे थे, दोनों देश एक दूसरे पार्टी को हथियार दे रहे थे, लेकिन मर कौन रहा था? आम अफगानी मर रहा था। ठीक है, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट है, एकदम इंटरेस्टिंग फैक्टर है, जिसको ज्यादातर जो मुस्लिम देश हैं वो या तो साइडलाइन कर रहे हैं या फिर वो इस चीज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन यकीन मानिए ये एक ज्यादा खतरे वाली चीज है। ये इसलिए ज्यादा खतरे वाली चीज है क्योंकि अगर युद्ध फैलता है तो अभी जो कहा जा रहा है कि 5-6 हजार के आसपास केवल गाजा पट्टी के इलाके में लोग मारे गए हैं इजराइल की बमबारी से, और लगभग 1500 या 1800 इजराइल के नागरिक मरे हैं हमास की बमबारी से। तो केवल 2 देश लड़ रहे हैं या फिर एक आतंकी संगठन और एक देश लड़ रहा है। लेकिन जब अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा जैसे देश वहीं पे आके भिड़ जाएंगे, हर रोज हजारों बम गिरेंगे उन देशों पे, तो फिर कौन मरेगा? रूसी नहीं मरेंगे, अमेरिकी नहीं मरेंगे, चाइनीज नहीं मरेंगे, जर्मन नहीं मरेंगे, मरेंगे तो वही जो वहां पे रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो फिलहाल मेरी नजरिए में ये जो लगा कि मुझे लगता है कि ये भी एक पहलू हो सकता है इस पूरे लड़ाई का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।